आज का हमारा चैप्टर है झारखंड की विभूति। हम लोग जानेंगे लॉन्स नायक अल्बर्ट इक्का के बारे में। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित जरी गांव में लॉन्स नायक अल्बर्ट इक्का का जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जूलियस इक्का और माता का नाम मरियम था। पिता का नाम जूलियस इक्का और माता का नाम मरियम था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पतराटोली स्कूल से और माध्यमिक शिक्षा भीखमपुर स्कूल से प्राप्त की थी। इन्होंने 1962 ईस्वी की भारत चीन युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और युद्ध के पश्चात इन्हें लॉन्स नायक बना दिया। 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट इक्का वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते समय अपने इकाई के सैनिकों की रक्षा की थी। इस अभियान के समय वे काफ़ी घायल हो गए और 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को शहीद हो गए। भारत सरकार ने इनके बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च परमवीर पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। पाकिस्तान की यह 1971 ईस्वी की लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान ने अपना पूर्वी हिस्सा गंवाया। पाकिस्तान की आंतरिक समस्या का नतीजा थी। 14 गार्ड्स को पूर्वी सेक्टर में अगरतला से 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा सागर में पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति पर कब्जे का आदेश मिला। अल्बर्ट इक्का पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर में दुश्मन की रक्षा पंक्ति पर हमले के दौरान ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बटालियन की 22 अग्रवर्ती कंपनी में तैनात थे। अल्बर्ट इक्का ने देखा कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिकों पर लाइट मशीन गन से गोलियां चलाने लगे तो इन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी बंकर पर धावा बोल दिया। इन्होंने 2 पाकिस्तानी को मार गिराया। इसके बाद पाकिस्तानी मशीन गन खामोश हो गए। भारतीय सैनिकों के लक्ष्य के उत्तरी छोर पर पाक शत्रु दल द्वारा 1-2 मंजिला मकान से एक लाइट मशीन गन से लगातार गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन अल्बर्ट धीरे धीरे रेंगते हुए दुश्मन के उस 2 मंजिले मकान तक पहुंचकर एकाएक उस बंकर के एक छेद से दुश्मनों पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। हैंड ग्रेनेड फेंकते ही दुश्मन के बंकर के अंदर खलबली मच गई। इसमें कई दुश्मन सैनिक मारे गए। अल्बर्ट उस बंकर में घुसकर दुश्मन के पास पहुंचे और राइफल से वार कर दुश्मन सैनिकों को मार डाला। साथ ही भारतीय सैनिकों के लिए हमले का रास्ता भी खुल गया। इस जंग में अल्बर्ट इक्का को अपनी जान गंवानी पड़ी। 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को अल्बर्ट इक्का शहीद हो गए। अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए इन्हें भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने वाले एकमात्र झारखंडी अल्बर्ट इक्का जी हैं। हम लोग पढ़ेंगे दीवा किशुन को। पश्चिमी सिंहभूम के राजनगर थाना अंतर्गत मातकोम बेड़ा गांव में 1820 ईस्वी में दीवा सोरेन का जन्म हुआ था। वहीं किशुन मुर्मू का जन्म राजनगर थाना के गुमिदपुर में हुआ था। दीवा और किशुन आपस में मामा भांजा थे। इनके गुरु का नाम रघुनाथ भुइयां था। जब पोराहाट के राजा अभिराम सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी, तभी से इस क्षेत्र में भोली भाली जनता पर अंग्रेजों का अत्याचार शुरू हो गया था। दीवा और किशुन ने अपने गुरु के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1872 ईस्वी में दीवा किशुन का विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस समय सरदारी आंदोलन भी चल रहा था। इस समय सरायकेला क्षेत्र और अकाल से ग्रस्त था। क्षेत्र के गरीब राजा से काम मांगने गए तो न राजा और न ही किसी अंग्रेज अधिकारी ने उसकी मदद की। परिणामतः भूखी जनता की दबी आवाज भड़क उठी। दीवा और किशुन ने जनता का नेतृत्व संभाला और सभी धर्म के लोगों को संगठित कर आंदोलन चलाया। पोराहाट के सभी क्षेत्रों में इस विद्रोह का प्रभाव पड़ा। यह विद्रोह लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ स्थानीय लालची लोगों के द्वारा इनका पता अंग्रेजों को बताया गया। परिणामतः इन्हें गिरफ्तार कर सरायकेला जेल में फांसी दे दी गई। रानी सर्वेश्वरी पाकुड़ का सुल्तानाबाद
परगना पहले सघन वनों से आच्छादित माल पहाड़िया जनजाति का निवास स्थान था। इस क्षेत्र में महेशपुर राज्य की स्थापना गोरखपुर से आए दो भाइयों आबू सिंह और बाकू सिंह ने की थी। छोटे भाई आबू सिंह ने पहाड़िया स्त्री से विवाह कर रक्त संबंध स्थापित कर लिया। बड़े भाई बाकू सिंह के वंशज गर्जन सिंह का 1798 ईस्वी में देहांत हो गया। विधवा रानी सर्वेश्वरी को महेशपुर राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ी। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन के समय रानी सर्वेश्वरी ही महेशपुर राज्य का शासन चला रही थी। रानी सर्वेश्वरी पर माल पहाड़िया लोगों को कंपनी के खिलाफ बगावत करने के लिए भड़काने और उनकी हिंसक कार्रवाइयों में मदद करने का आरोप था। 1781 से 82 ईस्वी में कुछ पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर रानी ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1783 ईस्वी में रानी पर मुकदमा चला और 6 मई 1783 ईस्वी को इन्हें इनकी जमींदारी से मुक्त कर दिया गया। रानी सर्वेश्वरी का आखिरी समय भागलपुर जेल में बीता। 6 मई 1807 ईस्वी को भागलपुर जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। नृपेंद्र नाथ सहदेव राज्य के विश्व स्तरीय स्काउट पुरस्कार से सम्मानित कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव का जन्म 29 नवंबर 1919 ईस्वी को तत्कालीन रांची जिला के जरियागढ़ में हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लंदन के इंडिया हाउस में नृपेंद्र नाथ सहदेव ने तिरंगा फहराया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी। कुमार नृपेंद्र जुलाई 1947 ईस्वी में संयुक्त भारत की स्काउटिंग टीम लेकर फ्रांस के मायरजोन में आयोजित छठी विश्व जम्बूरी में भाग लेने गए थे। पूरी टीम कोलकाता से स्टेथमोर जहाज से समुद्र के रास्ते फ्रांस गई थी। विश्व स्काउट गाइड जम्बूरी में स्काउटिंग के सर्वश्रेष्ठ सम्मान बुशमैन थ्रॉन्ग्स के से नृपेंद्र नाथ सहदेव को सम्मानित किया गया। भारतीय टीम की द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज सस्टम और ब्रिटिश महारानी क्वीन मैरी ने ट्रॉफी प्रदान किया। नृपेंद्र नाथ सहदेव ब्रिटिश भारत की स्काउटिंग टीम के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान थे। टीम के स्वदेश वापस लौटने के पश्चात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के निमंत्रण पर पूरी टीम दिल्ली गई थी। शरत चंद्र राय इन्हें देश का पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। इनका जन्म 4 नवंबर 1871 ईस्वी को पूर्वी बंगाल के खुलना जिले में हुआ था। रांची के GEL मिशन हाई स्कूल के प्रिंसिपल बने। बाद में त्यागपत्र देकर 24 परगना के कोर्ट में वकालत करने लगे। कुछ समय पश्चात रांची आकर यहाँ के जुडिशियल कोर्ट में वकालत करने लगे। 1921 ईस्वी में भारत का पहला मानव शास्त्री जनरल इनके द्वारा शुरू किया गया। द मुंडास एंड देयर कंट्री की रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में किया। मुंडा जनजाति से संबंधित यह महत्वपूर्ण कृति है। इसके अतिरिक्त द उरांव ऑफ द छोटा नागपुर, द बिरहोर, द खरिया आदि भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 1917 ईस्वी में रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के निर्माण में इनका विशेष योगदान था। राधा कृष्ण ये झारखंड के जाने माने पत्रकार थे। इन्होंने 1947 से 1970 ईस्वी तक आदिवासी पत्रिका का संपादन किया। राधा कृष्ण का लेखन 1929 ईस्वी से आरंभ हो चुका था। उनकी पहली कहानी इसी समय प्रकाशित हुई। ये मूलतः कथाकार थे, लेकिन वे सोमदेव नाम से कविताएं भी लिखते थे। 1946 ईस्वी में राधा कृष्ण की कहानियों का संग्रह रामलीला का प्रकाशन पुस्तक भंडार पटना और लहेरिया सराय द्वारा हुआ। इस संग्रह में उनकी 18 कहानियां संग्रहित है। 1956 ईस्वी में राधा कृष्ण की 27 लघु कथाओं का संग्रह गलिपिका का प्रकाशन हुआ। इसे अमृत राय ने हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। इन्होंने घोष बोस चटर्जी उपनाम से हिंदी हास्य व्यंग लिखा। आदिवासी पत्रिका का संपादन इन्होंने 1947 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक किया। इनका लेखन हिंदी के अलावा नागपुरी भाषा में भी हुआ। राधा कृष्ण का चर्चित उपन्यास रूपांतर
है। इसमें मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा है। कथा के माध्यम से भोग और कर्म का विश्लेषण किया गया है। पंडित रघुनाथ मुर्मू, इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। संथाल समाज में इन्हें धार्मिक नेता का दर्जा प्राप्त हुआ। इन्होंने 1941 ईस्वी में संथाली भाषा हेतु ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया। मयूरभंज आदिवासी सभा ने पंडित रघुनाथ मुर्मू को गोमके यानी महान शिक्षक की उपाधि प्रदान की। गुरु गोमके ने भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक एकता के लिए लिपि के द्वारा जो आंदोलन चलाया वह ऐतिहासिक माना जाता है। प्रथम संथाली साहित्य नाटक का लेखन रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया। इस नाटक का शीर्षक था बिंदु चांदन। इसका प्रथम प्रकाशन 1942 ईस्वी में उड़िया लिपि में हुआ तथा दूसरी बार 1947 ईस्वी में इसे बंगला लिपि में प्रकाशित किया गया। इसे संथाली साहित्य का अमूल्य निधि कहा जाता है। रघुनाथ मुर्मू ने खेरवार वीर नामक दूसरा नाटक 1952 ईस्वी में लिखा था। इस नाटक में मानवों और दानवों के संघर्ष का चित्रण किया गया है। साथ ही इसमें संथालों के कल्पित आदि पुरुष वीर खेरवार का भी चित्रण किया गया है। डॉक्टर कामिल बुल्के, फादर डॉक्टर कामिल बुल्के बेल्जियम से भारत आए एक मिशनरी थे। इन्होंने साहित्यिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कामिल बुल्के ने गुमला जिले में 5 वर्षों तक गणित के शिक्षक के रूप में कार्य किया। 1938 ईस्वी में हजारीबाग में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री से इन्होंने संस्कृत और हिंदी सीखी। भारत की शास्त्रीय भाषा में इनकी रुचि के कारण इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री और आखिर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। इस शोध का शीर्षक था राम कथा की उत्पत्ति और विकास। इन्हें 1950 ईस्वी में रांची के संत जेवियर्स महाविद्यालय में हिंदी और संस्कृत का विभागाध्यक्ष बनाया गया। इसी वर्ष बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद के कार्यकारिणी सदस्य भी नियुक्त किए गए। इन्हें तुलसीदास की रचनाओं को समझने के लिए अवधि और ब्रज सीखी। इन्होंने राम कथा और तुलसीदास व मानस कैमुदी जैसी रचनाएं तुलसीदास के योगदान पर ही लिखी थी। इन्होंने हिंदी में बाइबल का अनुवाद किया था। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने झारखंड विषयक अनेक पुस्तकें की रचना की थी। इनकी पीएचडी शोध का विषय बिरसा मुंडा एवं उनका नेतृत्व था। रांची विश्वविद्यालय के जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। कुमार सुरेश सिंह का छोटा नागपुर कमिश्नरी के कमिश्नर के पद पर, रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में तथा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर इनका योगदान सराहनीय रहा। कुमार सुरेश सिंह की रचनाओं में colonial transformation of tribal society in Middle India, Famine in India, The People of India आदि शामिल है। सुधेंद्र नारायण सिंह सरायकेला राजघराने में पल्लवित हुई छऊ नृत्य शैली का सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में यूरोप में सरायकेला के राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह ने करवाया था। इन्होंने संगीत कला अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। छऊ नृत्य सामरिक भंगिमाओं और नृत्य का मिश्रण है। इसमें लड़ाई की तकनीक एवं पशुओं की गति एवं चाल को दर्शाया जाता है। नृत्य में कभी कभी रामायण और महाभारत की घटनाओं का भी चित्रण होता है। पीएन बोस, जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में लोहा उत्पादन कंपनी टिस्को की स्थापना साक्ची में पीएन बोस के शोध निष्कर्षण के आधार पर की थी। ये भारत के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री थे। मयूरभंज के गुरु महिबानी स्थित लोहे के खान का सर्वप्रथम पता पीएन बोस ने लगाया था। इनका पूरा नाम प्रमाथनाथ बोस था। असम में पेट्रोलियम की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है।
बालकृष्ण सहाय। बालकृष्ण सहाय के संपादन में रांची के झारखंड का पहला साप्ताहिक आर्यवर्त का प्रकाशन 1898 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक हुआ था। ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखन और समाज सुधारक थे। नागरमल मोदी। नागरमल मोदी झारखंड में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले प्रमुख लोगों में से एक हैं। रांची के मारवाड़ी समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है। नागरमल मोदी समाज सुधारक भी थे। इन्होंने बाल विधवाओं एवं कल्याण हेतु कई संस्थाओं की स्थापना की। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद। ये झारखंड की लोक संस्कृति को काफी गहराई से जानने वालों में से थे। झारखंड की लोक संस्कृति के ऊपर इनके द्वारा अनेक रचनाओं का प्रकाशन किया गया है। लोक साहित्य और संस्कृति तथा ऑन मुंडारी पोएतरी इनकी चर्चित रचनाएं हैं। कामिल बुल के रचित अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार करने में इनका सराहनीय योगदान है। यदुगोपाल मुखर्जी। यदुगोपाल मुखर्जी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर शरद चंद्र ने उपन्यास की रचना की थी। युगांतर समिति नामक क्रांतिकारी संगठन के ये अग्रणी नेता एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। पीटर शांति नवरंगी। पीटर शांति नवरंगी नागपुरी भाषा के जाने माने साहित्यकार थे। इन्होंने 1950 ईस्वी में ए सिंपल सदानी ग्रामर तथा नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण की रचना की। नागपुरी भाषा और साहित्य के विकास हेतु इनका योगदान उल्लेखनीय है। जगदीश त्रिगुणायत। हिंदी और मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 1957 ईस्वी में रचित बज रही बांसुरी और अरुणोदय इनकी चर्चित रचनाएं। कार्तिक उरांव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी को गुमला के लीटा टोली में हुआ था। 1948 ईस्वी में स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिकी विषय में पास की और 1950 ईस्वी में बिहार सरकार के अधीन अभियंता के रूप में नौकरी की। 1952 ईस्वी में उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश गए। इन्होंने लगातार 9 वर्षों की विभिन्न डिग्रियां हासिल की। इन्हें ब्रिटिश एटॉमिक पावर डिपार्टमेंट लंदन में सिविल इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया। कार्तिक उरांव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिक्सले पॉइंट के डिजाइनरों में से एक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर कार्तिक उरांव विदेश की नौकरी छोड़कर भारत आए। यहाँ HEC कंपनी में सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइनर के पद पर नियुक्त हुए। 1962 ईस्वी में आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा किंतु हार गए, लेकिन 1967 ईस्वी के आम चुनाव में इन्हें जीत मिली। 1977 ईस्वी का चुनाव हारने के बाद गुमला के विशुनपुर विधानसभा से विधायक बने। 1980 ईस्वी के चुनाव में पुनः जीत कर संसद पहुंचे तथा केंद्रीय पर्यटन और नागरिक विमानन राज्य मंत्री बनाया गया। कार्तिक उरांव के राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण कार्य आदिवासी से ईसाई बन गए आदिवासियों का विरोध करना था। इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी सांसद और मंत्री बनी। सुशील कुमार बागे। सुशील कुमार बागे का जन्म सिमडेगा जिला के कोलेबिरा प्रखंड स्थित जोन्हा टोली में 9 जून 1922 ईस्वी को हुआ था। स्नातक की पढ़ाई करते समय इन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ एवं आदिवासी स्टूडेंट फेडरेशन का नेतृत्व। 1949 ईस्वी में इन्होंने रांची महिला कॉलेज की स्थापना में श्रीमती भानुमती प्रसाद का साथ दिया था। 1952 ईस्वी के चुनाव में झारखंड पार्टी के टिकट पर कोलेबिरा से विधायक बने। 1952 से 62 तक बिहार विधानसभा के में विपक्ष के नेता बने। इन्होंने बिहार विधानसभा में 17 बार झारखंड अलग राज्य का प्रस्ताव रखा था। इन्होंने झारखंड की गलतियों पर भी निर्भीक टिप्पणी की थी। ठेबले उड़ाव। ठेबले उड़ाव ने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की। ये प्रसिद्ध समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज की सदस्यता केवल आदिवासी तक सीमित थी।
इस समाज ने आदिवासियों के लिए नौकरी तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की मांग की। बिहार से अलग होकर बंगाल या उड़ीसा के साथ छोटा नागपुर को एक उपराज्य का दर्जा दिया जाने की बात सर्वप्रथम छोटा नागपुर उन्नति समाज ने प्रस्तुत किया। बाद में ठेबले उड़ाव और पॉल दयाल इस समाज से अलग हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ठेबले उड़ाव के नेतृत्व में सनातन आदिवासी महासभा की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य छोटा नागपुर से संबंधित पृथकतावादी आंदोलन को मजबूत बनाने से रोकना था। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने के लिए पहाड़ियां और संथाल जनजातियों के लोगों को प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने संगठित किया था। श्री पटनायक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता और साहित्यकार थे। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक की गतिविधियों से त्रस्त होकर इनके विरुद्ध देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया। सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की प्रमुख थी। सिस्टर निर्मला जोशी का जन्म 23 जुलाई 1934 ईस्वी में रांची के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सिस्टर निर्मला वर्ष 2009 तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के पद पर आसीन रही। मदर टेरेसा को सिस्टर निर्मला की योग्यता पर पूरा विश्वास था, इसलिए मदर टेरेसा ने पनामा, न्यूयॉर्क और काठमांडू के मिशनरीज का सेंटर खोलने के लिए सिस्टर निर्मला को चुना। 23 जून 2015 ईस्वी को सिस्टर निर्मला का कलकत्ता में निधन हो गया। राम नारायण सिंह, इनका जन्म चतरा जिले के तितरिया गांव में 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। इन्हें 1942 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छोटा नागपुर केसरी की विभूति से सम्मानित किया। राम नारायण सिंह 1925 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक हजारीबाग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तथा 1927 ईस्वी विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1936 ईस्वी में गोमिया के बोरोगेरा गांव में बंगम मणि के नेतृत्व में हजारों संथालों की सभाएं हुई। इस सभा को राम नारायण सिंह ने संबोधित किया था। धारी सिंह, देश की स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन के दौरान इन्होंने मजदूरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। मुकुटधारी सिंह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और मजदूर नेता थे। साप्ताहिक युगांतर नामक पत्र का संपादन इसके द्वारा किया जाता था। आपातकाल के दौरान युगांतर में सरकार का विरोध के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। नारायण जी जनजातियों के मध्य महात्मा गांधी की रचनात्मक विचार के प्रचार प्रसार हेतु आदिम जाति सेवा मंडल के माध्यम से, किस मंडल से? आदिम जनजाति सेवा मंडल के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किया। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके द्वारा ग्राम निर्माण नामक पत्र का संपादन किया जाता था। नारायण जी जनजातियों के मध्य महात्मा गांधी की रचनात्मक विचार के प्रचार प्रसार हेतु आदिम जाति सेवा मंडल के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किया। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके द्वारा ग्राम निर्माण नामक पत्र का संपादन किया जाता था। हवलधारी रामगुप्त, इनको हलदर भी कहा जाता था। हवलधारी रामगुप्त झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार और आरंभिक कहानीकार हैं। ये पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा वैश्य समाज में समाज सुधार संबंधी अनेक कार्य किए गए। इनकी चर्चित पुस्तक पलामू का इतिहास है। सरस्वती देवी जानी मानी महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली हजारीबाग की पहली महिला। नमक सत्याग्रह के दौरान हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सरस्वती देवी को गिरफ्तार किया गया एवं 6 महीने कैद की सजा दी गई थी। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में
विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसी दिन इन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया गया। 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सरस्वती देवी को भागलपुर जेल ले जाया गया। तब 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सरस्वती देवी को भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था। तब छात्रों ने धावा बोलकर इन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया गया। सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी है। कौन खिलाड़ी है? हॉकी खिलाड़ी है। सावित्री इस समय भारतीय रेलवे में कार्यरत है और साथ ही झारखंड और रेलवे की हॉकी टीम की प्रशिक्षक और राज्य महिला हॉकी संघ की महासचिव भी है। सावित्री पूर्ति का जन्म खूंटी जिला के मुरह प्रखंड में 20 अप्रैल 1966 ईस्वी को हुआ था। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में इन्होंने अनेक टूर्नामेंट में सफलता अर्जित की है। दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी एक रिजर्व भारतीय महिला तीरंदाज है। दीपिका कुमारी एक रिकर्व भारतीय महिला तीरंदाज है। बिल्कुल निचले पायदान से निशानेबाजी के खेल में शुरुआत करने वाली और वे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष खिलाड़ियों में से एक है। दीपिका का जन्म 13 जून 1994 ईस्वी झारखंड के रांची जिला के रातू नामक स्थान पर हुआ था। दीपिका ने 2006 में मेरिदा मैक्सिको में आयोजित वर्ल्ड चैंपियन में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाया था। राष्ट्रीय मंडल खेल 2010 में दीपिका ने न सिर्फ व्यक्तिगत स्पर्धा के स्वर्ण पदक जीते बल्कि महिला रिकर्व टीम को भी स्वर्ण दिलाया। दीपिका कुमारी को वर्ष 2012 में अर्जुन पुरस्कार से और 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया। महेंद्र सिंह धोनी विश्व क्रिकेट का जाना माना नाम है। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 विश्व कप, 2011 क्रिकेट विश्व कप, ICC चैंपियन ट्रॉफी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आदि जीती। महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया। धोनी की कप्तानी में भारत ने 28 साल बाद एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में दोबारा जीत हासिल की। 2013 में उनकी कप्तानी में भारत पहली बार चैंपियन ट्रॉफी का विजेता बना। धोनी ने वर्ष 2014 में टेस्ट क्रिकेट को कप्तानी के साथ अलविदा कहा। धोनी ने लगातार दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप 2015 में भारत का नेतृत्व किया। महेंद्र सिंह धोनी ने 4 जनवरी 2017 ईस्वी को भारतीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम की कप्तानी छोड़ी। सिमोन उरांव जल संरक्षण एवं पर्यावरण की रक्षा करने में पद्मश्री सिमोन उरांव झारखंड के प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सिमोन उरांव रांची जिला के बेरो प्रखंड के हरिहरपुर गांव के रहने वाले हैं। सिमोन वर्तमान में अपने क्षेत्र के 51 गांवों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन्होंने अब तक जल संरक्षण के लिए 6 बांध बनवा चुके हैं। इन्होंने 5 तालाबों का भी निर्माण करवाया और साथ ही क्षेत्र में छोटी नहरों और कुओं का भी निर्माण कराया। गांव वालों के सहयोग से सिमोन ने देसी तकनीक के जरिए सिंचाई के लिए पहला बांध गाय घाट का निर्माण किया। सिमोन अपने क्षेत्र में लोगों को जोड़कर काम में लगे रहे। देखते ही देखते लगभग 5500 लोग एक समुदाय की तरह जुड़ गए। सिमोन ने कुआं, तालाब के बाद छोटी छोटी नहरों और बांधों का भी निर्माण शुरू किया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा RD मुंडा के नाम से लोकप्रिय रामदयाल मुंडा भारत के एक प्रमुख बौद्धिक और सांस्कृतिक शख्सियत थे। रामदयाल मुंडा का जन्म रांची जिला के दिवड़ी गांव में हुआ था। अमेरिका में शोध अध्ययन के पश्चात वहां के मिनीसोटा विश्वविद्यालय के साउथ एशियाई अध्ययन विभाग में 1981 तक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का कार्य किया। डॉक्टर मुंडा 80 के दशक के अंत में भारत सरकार द्वारा बनाई गई कमिटी ऑन झारखंड मैटर के प्रमुख सदस्य थे।
डॉक्टर मुंडा आदिवासियों के स्वतंत्र पहचान के पक्षधर भी थे और इसके लिए वे धर्म को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। इन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक धर्म को आदि धर्म के रूप में खड़ा किया। नागपुरी मुंडारी हिंदी व अंग्रेजी में भारतीय आदिवासियों की भाषा, साहित्य, समाज, धर्म व सांस्कृतिक विश्व आदिवासी आंदोलन और झारखंड आंदोलन पर डॉक्टर मुंडा की 10 से अधिक पुस्तकें तथा 50 से ज़्यादा निबंध प्रकाशित है। डॉक्टर मुंडा ने अपनी पारंपरिक संस्कृति और अपने जीवन में जे नाची से बाँची के आदर्श को बार बार दोहराया। एक सफल शिक्षक और संस्था निर्माता के रूप में अपने काम के माध्यम से आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए इन्होंने आजीवन अथक श्रम, संघर्ष और अतुलनीय योगदान दिया। मुकुंद नायक का जन्म सिमडेगा जिला के कोलेबिरा प्रखंड के ओकवा गांव में 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी को हुआ। लोक नृत्य झूमर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने लोक नृत्य झूमर को एशिया, यूरोप और अफ्रीका कई देशों में पहुंचाया था। कहाँ? एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों तक पहुंचाया था। इन्होंने झूमर का कहीं विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया, अपितु गांव के अखड़ा से ही सीखा। अशोक एनजीओ विकास भारती के सचिव हैं। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने बिशुनपुर और आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके द्वारा जल संरक्षण हेतु बोरा बांध योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जनजातीय समाज के समेकित विकास के लिए प्रतिबद्ध अशोक भगत ने आदिवासियों के बीच काम करने के लिए वेश ही नहीं नाम तक बदल डाला। क्या वेश ही नहीं वरन नाम तक भी बदल डाला था। मूल रूप से आजमगढ़ निवासी अशोक राय ने 1983 ईस्वी में अपना नाम बदलकर अशोक भगत कर लिया। इन्हें क्षेत्र में बाबा नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा संचालित एनजीओ विकास भारती संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, बागवानी, स्वच्छता एवं पोषण से संबंधित परियोजनाओं पर झारखंड में काम कर रही है। पीताम्बर सोरेन झारखंड, बंगाल और बिहार समेत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संथाली फिल्म अभिनेता तथा स्टोरी राइटर के रूप में पीताम्बर सोरेन को जाना जाता है। इन्हें आइका व रस्का फिल्म फेस्टिवल में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2014 में पीताम्बर सोरेन द्वारा लिखित फिल्म आमी दुलार को बेस्ट संथाली फिल्म का पुरस्कार मिला। वर्ष 2015 में पीताम्बर सोरेन की मृत्यु हुई। बलबीर दत्त अविभाजित भारत की पंजाब प्रांत स्थित रावलपिंडी में प्रख्यात पत्रकार बलबीर दत्त का जन्म हुआ है। इनकी शिक्षा दीक्षा रावलपिंडी, देहरादून, अंबाला छावनी और रांची में हुई है। इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत रांची से की। राष्ट्रीय स्तर पर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा सम्मान? शिखर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2016 में साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। झारखंड सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी तथा झारखंड गौरव सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री, लाइफ टाइम अचीवमेंट, गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मधु मंसूरी हंसमुख वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये रांची के समलिया रातू क्षेत्र की रहने वाली है। हंसमुख नागपुरी गीतों के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। इन्होंने अपना पूरा जीवन नागपुरी कला, साहित्य, गायन और वादन को समर्पित किया है। इन्हें नागपुरी गीतों का राजकुमार भी कहा जाता है। अपने इन्हीं गीतों से इन्होंने देश विदेश के मंचों पर झारखंड को एक अलग पहचान दी है। लिखने और गाने के अलावा ये अच्छा मांदर, ढोल जैसा ही झारखंड का एक वाद्य यंत्र है। इसे बजाने
और झूमर खेलने के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड आंदोलन एवं वनों की रक्षा हेतु इन्होंने कई गीत तथा पुस्तकें प्रकाशित की है। वर्ष 2011 में झारखंड सरकार ने इन्हें झारखंड रत्न से भी सम्मानित किया था। गुरु शशिधर आचार्य, इन्होंने अपने असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये सरायकेला के रहने वाले हैं। सुप्रसिद्ध छऊ नृत्य को गांव की पगडंडी से लेकर विदेशों तक पहुंचाने वाले शशाधर आचार्य सरायकेला छऊ नृत्य के इतिहास में एक जाना पहचाना चेहरा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के प्रोफेसर और सरायकेला के आचार्य छऊ नृत्य विचिता के निर्देशक भी हैं। इन्होंने 5 साल की उम्र से ही छऊ की शिक्षा शुरू की थी। अब तक इन्होंने अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मलेशिया समेत 87 देशों में सरायकेला शैली की छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया है। हम लोग जानेंगे झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन को। हम लोग देखेंगे प्रारंभिक विद्रोह। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलते ही अंग्रेजों का झारखंड क्षेत्र में प्रवेश हुआ। इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही अंग्रेजों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम लागू करने लगे। अंग्रेजों द्वारा लागू किए जा रहे नियम कानून झारखंड की जनजातीय एवं गैर जनजातीय जनता को स्वीकार नहीं थी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रशासनिक कारणों से भी झारखंड क्षेत्र की जनता नाराज थी। आगे चलकर उनकी यही नाराजगी विद्रोह के रूप में अभिव्यक्त हुई। हम लोग देखेंगे ढाल विद्रोह, जो 1767 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक चली थी। पूर्वी सिंहभूम के ढालपुर क्षेत्र में ढाल राजाओं का शासन था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई थी। ढाल विद्रोह कहाँ से हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र से। दीवानी प्राप्त होने के पश्चात अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए आक्रमण किया गया। अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के पश्चात 1767 ईस्वी में ढालभूम के अभ्यस्त शासक जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में तीव्र विद्रोह हुआ। यह विद्रोह 10 वर्षों तक चलता रहा। ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए किसे किसे भेजा गया था? लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसे दमन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इन दोनों को इसमें सफलता नहीं मिली। ढाल विद्रोह से आशय ढाल राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में समस्त ढाल राज्य की जनता का विद्रोह अपने राजाओं को पुनः स्थापित करना था। व्यापक जन समर्थन होने के कारण जगन्नाथ ढाल 1777 ईस्वी तक अंग्रेजों से संघर्ष करता रहा। अंततः इसी वर्ष जगन्नाथ ढाल राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद जगन्नाथ ढाल ने कंपनी को 3 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक 2000, 3000 और 4000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया था। हम लोग पढ़ेंगे चुआर विद्रोह को, जो 1769 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रारंभिक दौर में जंगल महल के भूमिजों को कंपनी द्वारा चुआर के रूप में जाना जाता था। कहाँ के लोगों को? जंगल महल के भूमिजों को कंपनी द्वारा क्या जाना जाता था? चुआर के रूप में जाना जाता था। यह विद्रोह सर्वप्रथम 1769 ईस्वी में बड़ा भूम और घाटशिला के बीच पहाड़ी प्रदेशों के भूमिजों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए लेफ्टिनेंट नन और फॉरबिस को भेजा गया था। इन दोनों ने सिपाहियों की 5 कंपनियां तथा तोपों के सहयोग से विद्रोह को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन यह विद्रोह शांत नहीं हो पाया। जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह का नेता श्याम गंजम था। यह विद्रोह कई कालखंडों में संपन्न हुआ। चुआर विद्रोह को दमन करने के लिए लेफ्टिनेंट नन और फॉरबिस को भेजा गया था। 1798 ईस्वी में यह विद्रोह तब हुआ जब लगान नहीं देने के कारण पंचायत राज को नीलाम कर दिया गया था। इसके विद्रोह के कारण कंपनी सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। गंगा नारायण विद्रोह में भी चुआरों ने खुलकर भाग लिया। यद्यपि विद्रोह का कारण बड़ा भूम उत्तराधिकार
संबंधी मामला था। बड़ाभूम क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था में अचानक परिवर्तन कर दिया गया। यह परिवर्तन था दरोगा के रूप में आदिवासियों की नियुक्ति। जमींदार, घटवार और पाइक सभी इस परिवर्तन के कारण क्या हुआ था, प्रभावित हुई थी। चुआरों का यह विद्रोह व्यापक था। कंपनी सरकार को घटवाली व्यवस्था पुनः लागू करनी पड़ी। सामान्यतः चुआर विद्रोह का कारण कर वसूली में अंग्रेजों की मनमानी, बदसलूकी और जमीन की नीलामी को माना जाता है। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी तक। चेरो विद्रोह किसानों द्वारा चेरो राजा के विरुद्ध 1800 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ज़्यादा कर वसूली एवं उपाश्रित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 ईस्वी में पलामू की चेरो जनजाति ने भूखंड सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। अंग्रेजों ने छल कपट एवं चालाकी का सहारा लिया और विद्रोह को दबाने के लिए प्रयास किया। 1802 ईस्वी में इस विद्रोह के परिणामतः ब्रिटिश सरकार द्वारा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जमींदारी पुलिस बल की स्थापना की गई। 1801 ईस्वी के फरवरी में भूखंड सिंह ने चूड़ामन राय के दीवान शिव प्रसाद सिंह के रंका स्थित गढ़ पर आक्रमण कर दिया। रामगढ़ बटालियन के कमांडर जॉन्स ने इसे पराजित किया। 1784 ईस्वी में चूड़ामन राय राजा बना। इसने अपने आप को अंग्रेजों के रहमो करम पर छोड़ दिया। इसकी नीति के खिलाफ चेरों के असंतोष ने 1800 ईस्वी विद्रोह का रूप धारण किया। कर्नल जॉन्स ने एक बटालियन सेना के साथ चेरो विद्रोह का दमन प्रारंभ किया। 2 वर्षों तक यह विद्रोह चलता रहा। आखिरकार भूखंड सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 1802 ईस्वी में भूखंड सिंह को फांसी दे दिया गया। भोक्ता विद्रोह 1770 से 1771 तक। चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह एक दूसरे से संबंधित है। कौन सा विद्रोह? चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह। जयनाथ सिंह भोक्ता चित्रजीत राय का दीवान था। अंग्रेज जयनाथ सिंह भोक्ता से क्या करते थे? सीधे बात करते थे। जनवरी 1771 में पटना काउंसिल का पत्र जयनाथ सिंह को गुलाम हुसैन खां के माध्यम से मिला, जिसमें इसे पलामू किला छोड़ने का निर्देश दिया गया था। यही से भोक्ता विद्रोह का प्रारंभ होता है। जयनाथ सिंह कंपनी के आदेश के तहत किला छोड़ने को तैयार था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसकी शर्तों को अस्वीकार कर दिया गया और लड़ाई यहीं से प्रारंभ हो गई। जयनाथ सिंह भोक्ता लड़ाई में चेरो शासक के साथ था। किसके साथ था? चेरो शासक के साथ था। भोक्ता और चेरो दोनों के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, किंतु वे पराजित हो गए। भोक्ता सरदार जयनाथ सिंह पराजित होने के बाद सरगुजा भाग गए। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1780 तक। पहाड़िया विद्रोह राजमहल, गोड्डा, पाकुड़ क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। मुगल काल में इन्हें लुटेरा कहा जाता था। राजमहल क्षेत्र में ये मनसबदारों के अधीन रहते थे। 18वीं शताब्दी के मध्यकाल तक मनसबदारों के साथ इनका संबंध अच्छा था, किंतु प्रधान की हत्या के बाद विद्रोह पर उतर आए। पहाड़िया लोगों ने लकड़ागढ़ पर आक्रमण कर दिया और वहां के जमींदारों को मार भगाया। खेतीगढ़ से को तहस नहस कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स के निर्देश पर कैप्टन ब्रूक ने इन्हें विश्वास में लेने के लिए अनेक प्रयत्न किए। क्लीवलैंड के कहने पर कंपनी सरकार इन्हें नगद भत्ता देने लगी। इसे कंपनी की साजिश भेदभाव समझकर जगन्नाथ देव के नेतृत्व में पहाड़िया लोगों ने विद्रोह कर दिया। पहाड़िया विद्रोह कई चरणों में अलग अलग कारणों से होता रहा। 1772, 1778 एवं 1779 के विद्रोह काफी प्रभावशाली थे। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने 1781 से 82 ईस्वी में कंपनी शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। यह विद्रोह दामिन ए कोह के विरुद्ध था। अंग्रेजों ने सभी पहाड़ियों के भूमि को दामिन ए कोह के रूप में बदल दिया और उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों में संथालों की बहुसंख्या में प्रवेश कराकर पहाड़ियों को अल्पसंख्यक बना दिया। तिलका मांझी आंदोलन 1773 ईस्वी से 1885 तक। तिलका मांझी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी जमीन पर परंपरागत अधिकार के लिए पहाड़ियों को
अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरुद्ध तथा ऑगस्टस क्लीवलैंड के दमन के विरोध में था। संथाल परगना में 1770 के आसपास अकाल के कारण लूटपाट की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। सरकार राहत के स्थान पर दमन का कार्य करने लगी। तिलका ने संथालों का दमन होता देख भागलपुर के पास वंचरीजोर नामक स्थान में अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने संथालों का विरोध देखकर कैप्टन ब्रूक को 800 सैनिकों के साथ भेजा और जंगल तराई का शासक बना दिया। क्लीवलैंड को ब्रूक के पश्चात इस क्षेत्र में भेजा गया था। इसने फूट डालने की नीति अपनाई। 9 महीने के भीतर लगभग 40 पहाड़ियां जनजातियों के क्लीवलैंड को ब्रूक के पश्चात इस क्षेत्र में भेजा गया। इसने फूट डालने की नीति अपनाई। 9 महीने के भीतर लगभग 40 पहाड़ियां जननियों को अपना समर्थन बना लिया। ये गांव के सरदार थे तथा सरकार इनसे कोई कर नहीं लेती थी। इस बात का विरोध तिलका मांझी ने किया। तिलका का कहना था कि नीति एक समान होनी चाहिए। कर वसूली में भेदभाव को लेकर वे हंगामे में क्लीवलैंड ने 6 अधिकारियों के साथ तिलका का विरोध किया। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया ने इसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया और साल पता के माध्यम से घर घर में संदेश भेजा, हमें आपस में एक रहना है। 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने भागलपुर में अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या कर दी। क्लीवलैंड की हत्या के बाद तिलका मांझी ने छापामार युद्ध शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना की सहायता के लिए आयरकुट को भेजा गया था। आयरकुट और जावराह ने मिलकर अनेक आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया। 1785 ईस्वी में धोखे से तिलका मांझी को पकड़कर भागलपुर में ही एक बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गई। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1820 ईस्वी। 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के लोगों द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ तमाड़ विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह 1794 ईस्वी तक चलता रहा, लेकिन जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता से इसे दबा दिया। 1783 ईस्वी में कंपनी सरकार ने तमाड़ विद्रोह को दमन करने के लिए मेजर जेम्स क्राफ्ट को भेजा और इसने विद्रोह को नियंत्रित कर लिया। 5 वर्षों के बाद एक बार पुनः 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने विद्रोह कर दिया तथा कंपनी को कर नहीं देने का आह्वान किया। कैप्टन हॉगन के असफल रहने पर लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। 1789 ईस्वी में कूपर ने इस विद्रोह को शांत कर दिया। तमाड़ का क्षेत्र 1794 ईस्वी तक शांत रहा, लेकिन इसी वर्ष तमाड़ क्षेत्र में फिर विद्रोह भड़क उठा। इस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट बैन को भेजा गया था। 4 वर्षों में यह आंदोलन तमाड़, सिल्ली, खूंटी, राहे आदि क्षेत्रों में फैल चुका था। 1798 ईस्वी तक यह विद्रोह चलता रहा। तमाड़ विद्रोह का समर्थन मानकी मुंडा भी कर रहे थे। इस समय विद्रोह का नेता तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह एवं सिल्ली के ठाकुर शिवनाथ सिंह थे। 1798 ईस्वी में कैप्टन लिमंड ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 1807 ईस्वी में पुनः दुखन मांझी के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह प्रारंभ हुआ। मानकी बंदोबस्ती, जमींदारी प्रथा तथा ब्रिटिशों के दमन से क्षुब्ध होकर ही दुखन मानकी ने यह विद्रोह प्रारंभ किया था। कैप्टन रफसेज ने इस विद्रोह का दमन किया। हो विद्रोह 1820 से 21 तक। 1820-21 में सिंहभूम क्षेत्र के हो लोगों ने राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध विद्रोह किया। आरंभ में हो जगन्नाथ सिंह के प्रति तटस्थ रहे। जब राजा जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजी अधीनता स्वीकार कर ली और अंग्रेजों ने की नीति के फलस्वरूप हो लोगों से दुर्व्यवहार करने लगा, तो इससे हो भड़क उठे। अंग्रेजों ने राजा जगन्नाथ सिंह की सहायता के लिए मेजर रफसेज को भेजा। रफसेज ने हो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। चाईबासा में रफसेज के पड़ाव पर हुए हमले के बाद हो लोगों के खिलाफ सेना की टुकड़ी को भेजा गया। हो लोगों ने अंग्रेजी सेना का प्रतिरोध किया और सेना की टुकड़ी को तहस नहस कर दिया। रफसेज की सेना को हो बहुसंख्यक गांव
गुटियालोर भेजा। पूरे गांव में आग लगा दी गई। हो लड़ाकों ने भी हथियार नहीं डाले और जी जान से लड़ते। 1821 कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी। छोटा नागपुर के मुंडा उरांव एवं हो आदि जनजातियों ने 1831 से 32 ईस्वी में जमींदारों एवं दीकुओं के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किया। इस विद्रोह में छोटा नागपुर, खास सिंहभूम, पलामू तथा मानभूम के कुछ भागों की जनजातियों ने खुलकर भाग लिया। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव को खुली चुनौती दी। हार्टन तथा मिल के अनुसार आदिवासी इस विद्रोह के माध्यम से जंगल का कानून पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इस विद्रोह का मूल कारण भूमि संबंधी असंतोष था। बुधु भगत इस विद्रोह का प्रमुख नेता था। इस युद्ध में वह अपने भाई व पुत्र 100 अनुयायियों सहित मारा गया। विद्रोह का मूल कारण भूमि संबंधी असंतोष था। बुधु भगत इस विद्रोह का प्रमुख नेता था। इस युद्ध में वह अपने भाई पुत्र व 100 अनुयायियों सहित मारा गया। मुंडा जनजाति द्वारा बंदगांव में भुलाई गई सभा से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसकी चपेट में दीकू, अंग्रेज और समर्थित जमींदार आए। विद्रोहियों ने गांव जला दिए। इसका परिणाम हुआ कि इस विद्रोह और इसके तत्कालीन कारण ने विद्रोह की आग को सिंहभूम, टोरी, हजारीबाग और मानभूम तक के क्षेत्रों में प्रज्वलित कर दिया। बुद्धू भगत की मौत के बाद विद्रोह के दो अन्य नेता सिंधराय एवं सुरगा अंत तक लड़ते रहे। उन्होंने 1832 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। यह विद्रोह दबा दिया गया, किंतु कंपनी ने विद्रोह के कारणों का परीक्षण किया और झारखंड की शासन व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया। इस विद्रोह के पश्चात गांव के मुखिया या मुंडा एवं 7 से 12 गांवों को मिलाकर बनाए गए पीर के प्रधान मानकियों की जमीन लौटा दी गई। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप रामगढ़ जिला, खूंटी सहित संपूर्ण रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा जिला से सामान्य लागू नियम वापस ले लिया गया। अब इस क्षेत्र को एक नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित कर दिया गया। इसे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र के लिए गवर्नर जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में कप्तान विल्किसन को नियुक्त किया गया। भूमिज विद्रोह 1832-33 तक। 1832 से 33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में बड़ा भूम, ढालभूम तथा पाटकुम परगना क्षेत्र में भूमिज जनजातियों का भयंकर विद्रोह हुआ। उपरोक्त परगने उन दिनों मिदनापुर जिले में स्थित था। कहाँ था? मिदनापुर में स्थित। यह विद्रोह बड़ा भूम राजा, मुंशिफ, नमक दरोगा, पुलिस अधिकारियों तथा अन्य बाहरी लोगों के खिलाफ भूमिजों की शिकायत का परिणाम था। भूमिज विद्रोह एक अन्य कारण स्थानीय शासन व्यवस्था पर कंपनी की शासन व्यवस्था को थोपना था। अप्रैल 1832 ईस्वी को बड़ा भूम परगने के जमींदार के भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या हो गई। बड़ा भूम के जमींदार के ही असंतुष्ट चचेरे भाई गंगा नारायण सिंह ने यह हत्या की थी। इसी हत्या के साथ भूमिज विद्रोह प्रारंभ हुआ था। गंगा नारायण का मुकाबला कंपनी की सेना के साथ हुआ। कंपनी की सेना का नेतृत्व वर्डन और लेफ्टिनेंट टीमर कर रहे थे। सिंहभूम के लड़ाकों कोल तथा हो जनजातियों का समर्थन इस विद्रोह में गंगा नारायण को मिला। खरसावा के ठाकुर से लड़ते हुए गंगा नारायण मारा गया। ठाकुर ने गंगा नारायण का सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन के पास भेजा। यह विद्रोह गंगा नारायण की मौत के बाद शांत पड़ गया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1933 ईस्वी की रेगुलेशन 13 द्वारा जंगल महाल जिला को समाप्त कर दिया गया तथा इसकी दीवानी अदालत को भी बंद कर दिया गया। शेरगढ़, विष्णुपुर और सोन पहाड़ी वर्धमान जिला के अंग बन गए। शेष भाग और मिदनापुर से अलग किए गए। ढालभूम को मिलाकर मानभूम जिला बनाया गया तथा मान बाजार को इसका मुख्यालय बनाया गया। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी। 1855 ईस्वी का संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों, साहूकारों एवं अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ था। आदिवासियों के विद्रोहों में संथालों का यह सबसे सशक्त विद्रोह था।
भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता था। यह विशेष रूप से संथाल बहुल क्षेत्र था। यहाँ के हजारों संथालों ने गैर आदिवासी को भगाने और उसकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव तथा फूलो झानो ने मिलकर किया था। इनके पिता का नाम चुन्नू मांझी तथा ये भोगनाडीह गांव के निवासी थे। 1790 ईस्वी से पूर्व संथाल परगना क्षेत्र में निवास नहीं करते थे। संथाल वीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम तथा बकुंडा आदि क्षेत्रों से जमींदारों द्वारा हटाए जाने के कारण यहाँ आकर बस गए। इस क्षेत्र में इनका आधिकारिक आगमन 1815 से 1830 ईस्वी के मध्य प्रारंभ होता है। दामिन ए कोह क्षेत्र में 1836 ईस्वी के आसपास संथाल गांवों की संख्या 427 थी। भोगनाडीह गांव के लगभग 400 गांवों के 10,000 आदिवासी प्रतिनिधि 30 जून 1855 ईस्वी को जमा हुए और सभा की। सरकारी आज्ञा न मानने, लगान न देने और दामिन ए कोह क्षेत्र में अपनी सरकार स्थापित करने की घोषणा की। इन सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। 10 जुलाई 1855 में मेजर बोरो संथाल विद्रोहियों से पराजित हुआ। चार्ल्स मॉन्सक की कदमसिर स्थित नील की कोठी तथा महेशपुर राजा के महल पर विद्रोहियों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार संथाल विद्रोह कहलगांव से राजमहल तक फैल गया। रिचर्डसन, पेटेंट तथा वेगार्ड्स जैसे अंग्रेज अधिकारी ने शाह शुजा के प्राचीन किले में छिपकर अपनी जान बचाई। स्थिति से निपटने के लिए ब्रह्मपुत्र से 400 सैनिक कदमसिर पहुंचे। यहाँ संघर्ष के दौरान लगभग 200 संथाल मारे गए। सिद्धू कान्हू तथा भैरव को गोलियां लगी तथा पाकुड़ में 5000 संथाल पराजित हुए। 24 जुलाई 1855 ईस्वी को मुर्शिदाबाद से आए सैनिकों ने रघुनाथपुर की लड़ाई में संथालों को पराजित किया। संथालों के प्रमुख स्थल बरहेट पर सरकार का नियंत्रण हो गया। चांद और भैरव को गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हो गए। सिद्धू एवं कान्हू को बरहेट में फांसी दे दी गई। 1855 ईस्वी में सरकार दमन के बावजूद लगभग 30,000 संथाल सरकार का विरोध करते रहे। 10 नवंबर 1855 ईस्वी में विद्रोह की सक्रियता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। संथाल परगना क्षेत्र में जनवरी 1856 ईस्वी तक इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। प्रशासनिक परिवर्तनों की अनिवार्यता सरकार को स्वीकार करनी पड़ी। 1855 ईस्वी के एक्ट 37 के अनुसार संथाल परगना जिला की स्थापना की गई। 1856 ईस्वी में हजारीबाग के संथालों ने अपनी जनजातीय सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपरागत संस्थाओं आदि के हनन के कारण विद्रोह किया। यहाँ संथालों की संख्या अधिक थी। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेता अर्जुन मांझी था। संथाल परगना से इसका पत्राचार होता। अर्जुन मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु यह भाग निकला और उसे पकड़ने के लिए सरकार को 50 रुपये का इनाम घोषित करना पड़ा। संथाल परगना के विद्रोह से हजारीबाग का विद्रोह इस अर्थ में अलग माना जा सकता है क्योंकि यहाँ इस विद्रोह में संथालों को राजाओं से, जमींदारों तथा गैर आदिवासियों से भी सहायता मिल रही थी। स्थानीय नेता भिन्न भिन्न स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। लंबई मांझी, भैरव मांझी आदि चतरा चट्टी में संथालों का नेतृत्व कर रहे थे। इस विद्रोह में वीरभूम क्षेत्र का नेतृत्व गोरा मांझी कर रहा था। अर्जुन मांझी, चुबाई मांझी, भैरवी मांझी, गोपी ठाकुर, तिलाई मांझी तथा बुका मांझी आदि नेता संथाली विद्रोहियों को जंगल में प्रशिक्षण दिया करते थे। संथाल विद्रोह की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा था। एसओ मूले ने इस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन एवं रीड ने संथाल विद्रोह का दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिगंबर चक्रवर्ती और छोटरे दसमंजी की कथा
वृत्तांत संथाल विद्रोह को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत। 1857 ईस्वी का विद्रोह। झारखंड में 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस दिन रोहिणी गांव में 3 घुड़सवार सैनिकों 3 अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसने मैकडोनल्ड एवं ग्रांट घायल हो गए तथा लेस्ली की मौत हो गई। तीनों घुड़सवार सैनिकों को फांसी दे दी गई। झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र हजारीबाग, रांची, चतरा, पलामू एवं चाईबासा थे। दानापुर में सैनिकों के विद्रोह और भोजपुर में कुंवर सिंह के विद्रोह की सूचना मिलते ही झारखंड में भी जंगल की आग की तरह यह विद्रोह रांची, हजारीबाग, चाईबासा, पुरुलिया, पलामू, सिंहभूम एवं संथाल परगना आदि जगहों में सैनिकों के मध्य फैल गया। 30 जुलाई 1875 ईस्वी को हजारीबाग में यह विद्रोह प्रारंभ हो गया। अंग्रेज अधिकारी को विद्रोह की खबर मिली और वे यहाँ से भाग गए। विद्रोहियों ने अधिकारियों के आवास एवं कार्यालयों में आग लगा दी, कैदियों को जेल से छुड़ा लिया और इस समय सिम्पसन हजारीबाग का उपायुक्त था। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय 1857 ईस्वी में रांची में था। बटालियन के 1/3 सदस्य छोटा नागपुरी थे। सैनिकों में आदिवासियों की भी कुछ संख्या थी। रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह ने बगोदर तारघट से इस विद्रोह की खबर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को दी थी। विद्रोही सैनिक हजारीबाग से पिठोरिया होते हुए रांची के लिए रवाना हुए। इसका नेतृत्व सुरेंद्र शाही कर रहा था। पिठोरिया पर गनेत ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोही सैनिकों को रोकने की कोशिश की तो विद्रोही ओमेडंडा का मार्ग पकड़ लोहरदगा की ओर चले गए। 2 अगस्त 1857 में डोरंडा, रांची में यह विद्रोह हजारीबाग के कुछ सैनिकों के पहुंचने के बाद प्रारंभ हुआ। रांची में डिप्टी कमिश्नर ऑक्स के आवास में आग लगा दी गई। रांची में गोस्नर चर्च पर तोप के गोले दागे गए। रांची में विद्रोहियों ने बड़कागांव स्टेट के शासक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अपना नेता और पांडे गणपत राय को अपना सेनापति चुना। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। पांडे गणपत राय इस सेना के सेनापति तथा शेख भिखारी प्रमुख सैनिक थे। यह सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। रांची के डोरंडा में ब्रिटिश शासकों के बंगले जला दिए गए। कचहरी में आग लगा दी गई। ईसाई धर्म प्रचारक स्कूल और चर्च छोड़कर भाग चुके थे। डोरंडा छावनी में रोज ठाकुर विश्वनाथ सहदेव विद्रोही से बैठक कर विचार विमर्श कर रहे थे। विद्रोह के साथ संथाल, भूइयां जैसी जनजाति भी जुड़ने लगी। वहीं ग्राहम गांव-गांव जाकर विद्रोही सैनिकों को गिरफ्तार कर रहा था। अपने ही दलों में छिपे गद्दारों के कारण विद्रोही निराश होने लगे। 23 सितंबर 1857 ईस्वी को मेजर इंग्लिश ने डोरंडा पर पुनः अधिकार कर लिया। विद्रोही अब चतरा की ओर चले गए। अक्टूबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजी सेना भी चतरा पहुंच चुकी थी। यह अंग्रेज एवं विद्रोही के मध्य युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट डॉट और विद्रोही का नेतृत्व जयमंडल पांडे और सूबेदार माधव सिंह कर रहे थे। मेजर सिम्पसन ने 3 अक्टूबर 1857 ईस्वी को जलमंगल पांडे और नादिर अली को बंदी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया एवं फांसी। अनेक विद्रोहियों को चतरा में स्थित फंसीहारी तालाब के पास फांसी दी गई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय चतरा से भागने में सफल रहे और लोहरदगा क्षेत्र में आकर छापामार युद्ध प्रारंभ कर दिया। डाल्टन ने कप्तान मैकडोनल्ड की सहायता से उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी और प्यासी सिंह को गिरफ्तार किया तथा रांची लाकर 8 जनवरी 1858 ईस्वी को मोरहाबादी टैगोर हिल के समीप फांसी दे दी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय अपने 2 गद्दार महेश नारायण शाही और विश्वनाथ दुबे के कारण पकड़े गए। इन दोनों पर संक्षिप्त मुकदमा चलाया गया, फांसी की सजा दी गई। रांची के कमिश्नर कंपाउंड ने उत्तर की ओर वर्तमान शहीद चौक में कदम के पेड़ से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को
16 अप्रैल 1858 ईस्वी एवं पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अंग्रेज द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के पूर्व पलामू की राजनीतिक स्वयं खराब कर ली थी। अंतिम चेरो शासक चूड़ामन राय को सत्ता से अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया था। इस कारण खरवाड़ चेरो और भोक्ता अंग्रेजों से नाखुश थे। पलामू में 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व भोक्ता बंधुओं नीलांबर और पीताम्बर ने किया था। उन्होंने स्वयं को राजा घोषित किया था। 21 अक्टूबर 1857 ईस्वी को नीलांबर एवं पीताम्बर के नेतृत्व में चैनपुर, शाहपुर एवं लेस्लीगंज पर आक्रमण किया गया। इसमें वे काफी हद तक सफल रहे। नीलांबर और पीताम्बर को पकड़ने के लिए अंग्रेज प्रयत्न कर रहे थे, किंतु वे दोनों भाई बार बार बच निकलते थे। अंततः इन दोनों भाइयों को भोज के अवसर पर कर्नल डाल्टन द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं संक्षिप्त जब मानभूम के पुरुलिया में पहुंची तो वहां तैनात 64 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये सैनिक वहां खजाना, कचहरी और जेलों की सुरक्षा में लगे हुए थे। मानभूम का जिलाधिकारी भागकर रानीगंज चला गया। विद्रोही सैनिकों ने जेल से कैदियों को रिहा कराया तथा खजाना लूट लिया। अंग्रेजों ने पंचायत के राजा की इससे सहायता मांगी, लेकिन इन्हें राजा ने मदद नहीं दी। इस विद्रोह में संथालों ने भी भाग लिया। रामगढ़, गोला, चित्तरपुर एवं आसपास के गांवों में संथालों ने सरकार को क्या किया था, परेशान कर दिया। बड़ा भूम एवं मानभूम के जमींदारों की सहायता से मोंटगोमरी ने इस क्षेत्र में कार्रवाई की। परिणामतः क्षेत्र में शांति स्थापित। संथाल मानभूम छोड़कर हजारीबाग की ओर प्रस्थान कर रहे पंचायत के राजा को बंदी बनाया गया। नीलमणि पर संथालों को भड़काने का आरोप लगाकर कोलकाता के अलीपुर जेल भेज दिया गया। झारखंड में 1857 के विद्रोह का आरंभ संथाल परगना में देवघर के रोहिणी ग्राम से होता है। 12 जून 1857 ईस्वी की दिन 3 घुड़सवार सैनिकों ने लेस्ली की हत्या कर दी तथा मेजर मैकडोनल्ड व ग्रांट को जख्मी कर दिया। यद्यपि संथाल सरकार से नाराज थे, लेकिन फिर भी राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में 1857 ईस्वी का विद्रोह यहाँ उग्र नहीं था। इसका कारण संथाल विद्रोह का हाल ही में समाप्त होना था। खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन छोटा नागपुर की जनजातियों में हुए सुधारवादी आंदोलन में विशेष महत्व रखता है। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी था। प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं की पुनः स्थापना इस आंदोलन का लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त भूमि संबंधी समस्याएं भी इस आंदोलन की अंग थी। आंदोलन में मुर्गी, सुअर आदि अस्पृश्य तथा नृत्य, गायन तथा मदिरा पान को समाज के लिए अवांछनीय माना गया। आंदोलन के प्रति पुनः समर्पण वाले सफा होड़ कहलाए। आंदोलन के प्रति उदासीन रहने वाले लोग बाबाजिया कहा गया। मेल बरागर बेमन पूजकों को कहा जाता है। भागीरथ मांझी की यह मान्यता थी कि खरवार आंदोलन संथाल स्वर्ण युग की स्थापना करेगा। भागीरथ मांझी ने स्वयं को राजा घोषित किया। इसने स्वयं के विषय में यह प्रचारित किया रखा कि उसे सिंहभोंगा के दर्शन हुए हैं। इसने ब्रिटिश सरकार तथा जमींदारों को कर देना बंद करवा दिया। इस आंदोलन के दौरान रविवार को विश्राम का दिन कहा गया। आंदोलन में नियमों की सौहार्द्यता के कारण संथालों एवं अन्य जनजातीय समुदायों के मध्य इस आंदोलन का प्रचार होने लगा। नवंबर 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी की मौत के बाद इस आंदोलन का प्रसार संथाल परगना की सीमा पर गिरिडीह, हजारीबाग, रांची तथा गोविंदपुर के क्षेत्रों में होने लगा। दुबू बाबा इस आंदोलन का उद्घोषक बन गया। यह हजारीबाग का निवासी। सरदार आंदोलन। सरदार आंदोलन वस्तुतः आदिवासी रैयतों द्वारा जमींदारों की भूमि संबंधी अत्याचारों का विरोध था। 3 चरणों में यह आंदोलन संपन्न हुआ। भूमिज आंदोलन 1858 से 1881, पुराने मूल्यों को पुनर्स्थापित करना तथा 1881 से 1890 ईस्वी। राजनीतिक आंदोलन 1890 से 95 ईस्वी। भूमि आंदोलन या सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का प्रारंभ छोटा नागपुर खास से होता है, क्योंकि छोटा नागपुर खास में स्थित
रांची ईसाइयों का केंद्र था। मिशनरियों द्वारा जनजातियों को यह विश्वास दिलाया गया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले उनकी सभी समस्याओं का निराकरण होगा। सरदारी आंदोलन के मुद्दे में सम्मिलित बैठ बिगारी, बिगारी की अनुचित मांग लागू करना, राजहंस जमीन मनमानी लगान वृद्धि तथा खुटकट्टी गांवों को मुंडा मालिकों का अस्तित्व जिसे भूईहरी सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया आदि था। छोटा नागपुर खास से प्रारंभ होकर यह आंदोलन धीरे धीरे दोईसा, खुखराम, सोनपुर, बसिया आदि तक फैल गया। आदिवासियों की छिनी हुई जमीन वापसी के लिए सरकार ने भूईहरी काश्तकारी सर्वेक्षण कराकर उन्हें न्याय देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इससे भूईहरी और मंचियस जमीनों का विवाद समाप्त हुआ, लेकिन मुंडाओं के खुटकट्टी का विवाद समाप्त नहीं हुआ था। लगभग 2500 गांवों में भूईहरी जमीन रैयतों को वापस दिलाई गई। सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण 1881 से 1890 तक चला। इस चरण में पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना की बात कही गई। मुंडाओं ने 1879 ईस्वी में कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें उन्होंने छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जताया। जॉन वेफिस्ट नामक सरदार इसका नेतृत्व कर रहा था। इसने छोटा नागपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें विद्रोही करार दिया तथा इन्हें गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी। कालांतर में जर्मन और कैथोलिक मिशन से सरदारों ने अपना संबंध तोड़ लिया, क्योंकि स्वतंत्र राज्य मामले में इन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। तोरपा में रोमन कैथोलिक मिशन के पादरी लीमेंस के आश्वासन से बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया। कलकत्ता के वकीलों ने ब्रिटिश महारानी वायसराय और ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल तक बहस करने के नाम पर सरदारों से 1 लाख से अधिक रुपए ठग लिए। परिणामतः इसका ईसाइयों से मोह भंग हो गया। 1890 ईस्वी के बाद सरदारी आंदोलन की प्रकृति राजनीतिक हो गई। आंदोलन के तीसरे चरण को राजनीतिक आंदोलन कहा गया। इस चरण में सरदार अंग्रेज एवं मिशनरियों के खिलाफ हो गए। कोर्ट कचहरी से उनका विश्वास उठ गया। 1892 ईस्वी में ठेकेदारों और मिशनरियों को मार भगाने की योजना बनाई, लेकिन नेतृत्व के अभाव में यह योजना असफल रही। कालांतर में सरदारों को बिरसा जैसा नेतृत्व मिला। सरदारों ने अपने विचार के प्रसार के लिए बिरसा की लोकप्रियता का लाभ उठाया। सरदारी आंदोलन के प्रभाव में से बिरसा आंदोलन का स्वरूप भी बदल गया। अब बिरसा आंदोलन दीकुओं के खिलाफ हो गया और बिरसा आंदोलन तथा सरदारी आंदोलन में साम्य स्थापित हो गया। इस प्रकार सरदारी आंदोलन की समाप्ति बिरसा आंदोलन के साथ हुई। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। बिरसा आंदोलन को उलगुलान के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला के अड़की प्रखंड स्थित उलिहातू गांव में हुआ था। मुंडा की माता का नाम कदमी तथा पिता का नाम सुगना मुंडा था। सरदार आंदोलन के प्रथम चरण के समाप्ति के समय बिरसा की आयु 6 वर्ष की थी। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे बिरसा भगवान भी कहा जाता है। प्रारंभ में बिरसा के मात्र 12 अनुयायी थे, लेकिन 1895 ईस्वी तक आते आते बिरसा के अनुयायियों की संख्या 6000 हो चुकी थी। बिरसा ने कई महामारियों से ग्रस्त लोगों को ठीक कर किया, जिसमें उनके माता पिता भी शामिल थे। बिरसा ईश्वर के दूत के रूप में पहचाने जाने लगी। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 24 अक्टूबर 1894 ईस्वी में जेल भेजा गया था। इस समय इसकी आयु 19 वर्ष थी। इन्हें 2 वर्ष की सजा हुई। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी बिरसा मुंडा रिहा हुए। रिहा होते ही इन्होंने सरकार के विरुद्ध सिम्बुआ में क्रांति की योजना बनाई। डोम्बारी को आंदोलन का केंद्र बनाया। डोम्बारी में मुंडाओं की सभा फरवरी 1898 ईस्वी में हुई। इस सभा के बाद बिरसा भूमिगत हो गए। लोगों का आंदोलन के लिए तैयार करने लगे तथा 1899 ईस्वी में वह पुनः प्रकट हुए और खुलेआम विद्रोह कर दिया। विद्रोह का प्रारंभ 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को हुआ। सरवादा मिशन
मुरहू मिशन तथा बोर्जो मिशन पर विद्रोहियों ने आक्रमण किया। रांची स्थित जर्मन मिशन पर भी हमला किया। विद्रोहियों ने 6 जनवरी को पुलिस दल पर आक्रमण किया तथा उसके अगले दिन खूंटी थाना को जला दिया। बिरसा मुंडा ने परंपरागत हथियारों से लैस एक बड़ी सेना तैयार की गया। मुंडा को इस सेना का सेनापति बनाया गया। दोंका मुंडा को राजनीतिक एवं सोमा मुंडा को धार्मिक तथा सामाजिक मामलों का प्रमुख बनाया गया। बिरसा सेना के सदस्य रांची, खूंटी, बुंडू, तमाड़, कर्रा, बसिया, तोरपा और चक्रधरपुर आदि जिलों में फैल चुके थे। खूंटी में इस योजना का मुख्यालय था। 9 जनवरी 1900 ईस्वी में डोम्बारी में जमा हुए विद्रोहियों पर रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड ने गोली चलवाई। इस समय 200 स्त्री पुरुष मारे गए, लगभग 500 लोग घायल हुए। गया मुंडा की पत्नी माकी ने इस युद्ध में बहादुरी दिखाई। 18 जनवरी 1900 ईस्वी को बिरसा के सहयोगियों डाका एवं माझिया मुंडा ने अपने दल के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। बिरसा मुंडा चक्रधरपुर के जंगलों में छिप गए। बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए सरकार द्वारा 500 रुपये का इनाम रखा गया। बनगांव के जगमोहन सिंह के सहयोगी वीर सिंह महली ने इनाम के लालच में बिरसा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार करवाया। एक कर्ज को बिरसा के मुकदमे की सुनवाई के लिए कहा गया। विद्रोहियों की पैरवी के लिए जमा धन राशि सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही जेल में हैजा से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1909 ईस्वी में गुमला तथा 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। बिरसा आंदोलन को अधिकांश इतिहासकारों ने स्वतंत्र क्रांतिकारी आंदोलन बताया। इस आंदोलन का प्रथम चरण अहिंसक तथा द्वितीय चरण हिंसक था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी का काश्तकारी कानून बनाया गया। आदिवासियों के पुश्तैनी भूमि अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। मुंडाओं के खूटकट्टी अधिकार को भी मान्यता प्रदान किया गया। मुंडारी खूटकट्टीदार व्यवस्था में खूटकट्टीदार अपनी जमीन की मालगुजारी परंपरागत मुंडाओं के माध्यम से सरकार खजाने में जमा करते थे। टाना भगत आंदोलन। टाना भगत गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड स्थित चिंगरी नवाटोली गांव में 1988 ईस्वी को हुआ था। जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत और माता का नाम लिवरी देवी था। इसकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था। 1914 ईस्वी में जतरा भगत को 25 वर्ष की आयु में आत्मबोध का अनुभव होता है। यह आत्मबोध जतरा भगत को हेसराज गांव की तुरिया भगत से तंत्र मंत्र सीखने के दौरान हुआ था। टाना आंदोलन धार्मिक पंथ के रूप में शुरू हुआ। आंदोलन एकेश्वरवाद, मांस मदिरा तथा नृत्य संगीत पर रोक तथा झूम कृषि की वापसी पर बल दिया गया। अप्रैल 1914 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार के अत्याचार, बिगाड़ी तथा अंधविश्वास से ग्रस्त आदिवासी समुदाय को राह दिखाने के लिए टाना भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया। कुड़ुक समाज की गरीबी और कुरीतियों को दूर करने के लिए जतरा भगत ने धर्मेश की उपासना पर जोर दिया और लोगों को धर्मेश की उपासना करने के लिए प्रेरित करने लगे। टाना भगत आंदोलन में चिगरी गांव के हनुमान उरांव का नाम भी आता है। साथ ही समकालीन महिला देवमनिया भी इस आंदोलन से जुड़ी थी। बिशनपुर, घाघरा, गुमला, रायरी, चैनपुर, पालकोट, सिसई, लापुंग, कुड़ू तथा मांडर प्रखंड क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार अधिक हुआ, क्योंकि टाना भगतों की अधिकांश जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में निवास करती थी। जतरा भगत को अलौकिक व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा। टाना भगत धीरे धीरे देश प्रेम से जुड़ने लगे, क्योंकि ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। सरकार द्वारा सख्ती के बाद टाना भगतों की बैठक के गुप्त रूप में होने लगी। टाना भगत महत्वपूर्ण बैठक प्रत्येक बृहस्पतिवार की रात में करते थे। टाना भगत आंदोलन के 2 चरण थे। प्रथम चरण में परिष्करण आंदोलन चलाया गया। इसमें अंधविश्वास का त्याग, मांस मदिरा का त्याग तथा दुष्ट बोगाओं का परित्याग शामिल है।
इस आंदोलन के दूसरे चरण में नए धर्म का संगठन, आचरण संबंधी नियमों का निर्धारण, देश प्रेम और शोषकों का विरोध सम्मिलित था। आंदोलन का दूसरा चरण अंग्रेजों के लिए परेशानी का कारण बना। सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई। अनेक आंदोलनकारी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। जतरा टाना भगत को 1916 ईस्वी में जेल भेजा गया और 1 वर्ष की सजा हुई। इसके पश्चात इन्होंने इस शर्त पर जेल से रिहा किया गया कि रिहाई के बाद नए धर्म और सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेंगे। जतरा भगत 1917 ईस्वी में जेल से बाहर आए और कुछ दिन पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में प्रथम बार टाना भगत राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अहिंसक आंदोलन में सम्मिलित हुए। कांग्रेस के कोलकाता, गया और लाहौर आदि अधिवेशनों में टाना भगतों ने भाग। 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह तथा सरदार पटेल के बारदोली आंदोलन से प्रभावित होकर सरकार को कर देना बंद कर दिया। टाना भगतों ने 1940 ईस्वी के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में भाग लिया तथा महात्मा गांधी को सहायता के तौर पर 400 रुपये की थैली भेंट की।